किसानों के लिए त्योहारों के मौसम में अच्छी खबर आई है। मोदी सरकार ने गेहूं सहित रबी की 6 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2024-25 के लिए तिलहन और सरसों की एमएसपी में 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। गेहूं में 150 रुपये प्रति क्विंटल और चने में 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जबकि मसूर के समर्थन मूल्य में 425 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में सोलर पावर के ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी दी है। लद्दाख में 13 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करने का प्लान बनाया गया है। इस सौर प्लांट के लिए ट्रांसमिशन लाइन जरूरी होगी। कैबिनेट ने वर्ष 2022-2023 के लिए रेलवे के नॉन गैजेटेड रेलवे कर्मियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब 1969 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में 4% बढ़त को मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता 42 की जगह 46% हो गया है। इसका फायदा 48.67 करोड़ केंद्रीय कर्मियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 का शुभारंभ किया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत अनेक विभागों के मंत्री और राज्य भर से आए किसान भी मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कृषि बिहार की लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बिहार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। राज्य की जीडीपी में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रपति ने कहा कि बिहार की प्रमुख फसल मक्का से इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये देश की जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा सुरक्षा पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति ने बिहार के किसानों से आग्रह किया कि वो जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती न सिर्फ कृषि की लागत कम करने और पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन संपूर्ण मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि बिहार जल समृद्ध राज्य माना गया है और नदियां और तालाब इस राज्य की पहचान रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने जनजातीय युवाओं से संवाद किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर लोकसभा की आचार समिति ने 26 अक्टूबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सुनवाई के लिए बुलाया है। निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद पर पैसे और गिफ्ट लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। 3 से 5 नवंबर के बीच नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया के आयोजन में 11 केंद्रीय मंत्रालयों का भी सहयोग रहेगा। सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन 16 से 20 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। ऑपरेशन अजय जारी है। इसके तहत तेल अवीव से 5वीं उड़ान दिल्ली पहुंची। इन यात्रियों का हवाई अड्डे पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी ने मिजोरम विधानसभा की दूसरी सूची जारी की। इस दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। राजस्थान के कोटा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान की जनता ने इस सरकार को अलविदा कहने का मन बना लिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज छत्तीसगढ़ के मुंगेली में आयोजित भाजपा के विजय विश्वास कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं इस दौरान भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तेलंगाना के मुलुगु जिले के रामप्पा मंदिर पहुंचे। बाद में दोनों नेताओं ने कांग्रेस की बस विजय भेरी यात्रा का शुभारंभ किया। बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मैं इलेक्शन गांधी बोलूंगी क्योंकि वो सिर्फ चुनाव के समय ही प्रदेश में आते हैं। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ की दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की टिप्पणी को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। अब इस मामले पर कमलनाथ की ओर से सफाई दिए जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज किया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस में काम बंटे हुए हैं और गालियां खाने के लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है। इसका खुलासा खुद कमलनाथ ने किया है। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्होंने दिग्विजय सिंह को ही दे रखी थी। पहले भी बंटाधार हुआ और बाद में भी बंटाधार हो गया। कांग्रेस का वचन पत्र जारी करने से पहले कमलनाथ कपड़ा फाड़ विवाद पर सफाई देते नजर आए। इस दौरान भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच खूब शब्दबाण चले। वहीं कांग्रेस वचन पत्र में मुफ्त चुनावी वादों को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि ऐसे वादे और घोषणाएं प्रदेश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जानकार भी इसे प्रदेश की राजनीति के लिए ठीक नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2018 में सरकार बनने के 10 दिन के अंदर किसानों की कर्ज माफी नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने का वादा किया था। 2018 में कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया था, लेकिन न तो किसानों की कर्ज माफी हुई और न ही किसी बेरोजगार को भत्ता मिला। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के झूठे वादे करने और उन्हें पूरा नहीं करने का इतिहास रहा है, जबकि बीजेपी 5 साल की बात नहीं करती, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमृतकाल के लिए 25 साल का रोड मैप बनाया है। मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले दल बदल का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पौत्र और कांग्रेस नेता सुंदरलाल तिवारी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन करने से भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी पहले भी गठबंधन कर चुकी थी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में एनसीसी परिसर गुरखा बस्ती के पास स्क्रैप गार्डन में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। त्रिपुरा सीएम माणिक साहा ने अगरतला में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों के कारण हमें आज़ादी मिली, जिनके कारण आज हम स्वतंत्र हैं, उन वीरों को याद करने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली में अपनी पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर अजीत पवार गुट के कई नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मरेमलाई नगर चेंगलपट्टू में सीएम ऑन फील्ड विजिट के हिस्से के रूप में दूसरे दिन की समीक्षा बैठक की। अमृतसर में नशा मुक्त राज्य कार्यक्रम की शपथ के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अगर हमें युवाओं को नशे से दूर ले जाना है तो रोजगार के अवसर पैदा करना बहुत जरूरी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर विचार विमर्श किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आबू धाबी में निर्माणाधीन हिंदू मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मंदिर का निर्माण का काम हम सबके लिए गौरव का क्षण है। दिल्ली के बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 24 गाड़ियों को लगाना पड़ा। अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने बताया कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमने डीपीसीसी और डीएसआईआईडीसी पर्यावरण विभाग के साथ संयुक्त बैठक की और उसमें निर्णय लिया गया कि 20 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया जाएगा। देश में परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच स्थित 17 किलोमीटर लंबा रैपिड रेल कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। इस कॉरिडोर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को जल्द ही समर्पित करेंगे। दिल्ली मेरठ के बीच बनने वाली 82 किलोमीटर लंबा रैपिड रेल का ये पहला चरण है। ये रैपिड रेल हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी परिवहन प्रणाली पर आधारित है, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की परिचालन गति से एनसीआर के निवासियों को यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले में पीएमएलए के तहत लगभग 6.25 करोड़ रुपए मूल्य की 5 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में पटाखा फैक्ट्रियों में आग लगने की 2 घटनाओं में मृतकों की संख्या 14 हो गई। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 3 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। देश भर में शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा रहा।
महिला सशक्तिकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए सीआरपीएफ की महिला बाइक रैली यशस्विनी उत्तर प्रदेश के सीतापुर पहुंच गई है। इस रैली को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने शिलोंग में हरी झंडी दिखाकर गुजरात के लिए रवाना किया था। इजराइल और हमास के आम नागरिकों पर हमास के लड़ाकों के हमले के 11 दिन बीत चुके हैं। इस बीच भारत की 2 जांबाज महिलाओं ने इंसानियत और अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए इजराइल के नागरिकों की जान बचाई। भारत में इजराइल के दूतावास ने सोशल मीडिया पर हिंदी में इनकी प्रशंसा की है। आगामी उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए दुबई में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में विभिन्न औद्योगिक समूहों के साथ 11,925 करोड़ रुपए के निवेश करार पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य देखभाल, मसालों और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और 8 व 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान रेंजर्स ने जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ जवानों पर अकारण गोलीबारी की, जिसका बीएसएफ जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल बेटे अब्दुल्ला खान के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरे परिवार को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। यूएपीए मामले में न्यूज क्लिक के संपादक और मामले के आरोपी प्रबीर पुरकायस्थ और सहयोगी अमित चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने सुनवाई कल के लिए टाल दी है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब 26 अक्टूबर को दोषियों को अदालत सजा सुनाएगी। टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन को 30 सितंबर 2008 को काम से घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में 13 अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की है। कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल हैं। गुजरात उच्च न्यायालय ने पिछले साल मोरबी में हुए एक पुल हादसे के मुख्य आरोपी ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी। उच्चतम न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों को मुस्लिमों, पारसियों और ईसाइयों की तरह अपने धार्मिक स्थलों की स्थापना, प्रबंधन और रखरखाव का अधिकार देने का अनुरोध किया गया था। मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार बिकवाली के दबाव में लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 551 अंक गिरकर 65,877 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 140 अंक गिरकर 19,671 पर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक अपने वित्तीय नतीजों को जारी कर चुका है। बैंक ने 30 सितंबर 2023-24 को समाप्त हुए तिमाही में लगभग 2,202 करोड़ रुपए का मुनाफा किया है। आईटी कंपनी विप्रो ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 2,667.3 करोड़ रुपए पर स्थिर बना रहा। अमेरिका की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी आईबीएम ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में 3 समझौते किए हैं। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सक्रिय कंपनी रिन्यू ने कहा है कि कंपनी द्वारा जलवायु, शिक्षा और जल संरक्षण की दिशा में किए गए कामों से लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। राजधानी दिल्ली में 3 से 5 नवंबर तक आयोजित होने जा रहे वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण में सरकार को 75,000 करोड़ रुपए का निवेश मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू बाजार में चीनी की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चीनी निर्यात पर लगे नियंत्रण को आगे बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही चीनी के निर्यात पर 31 अक्टूबर तक रोक लगाई थी। अब एक्स यानी ट्विटर यूजर्स को हर साल इसके यूज के लिए $1 की सब्सक्रिप्शन फीस का भुगतान करना होगा। एक बयान में एलन मस्क ने कहा कि एक्स पर मौजूद फर्जी और स्वचालित बॉट अकाउंट पर रोक लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
जेपी मॉर्गन एशिया प्रशांत इक्विटी रिसर्च के मैनेजिंग डायरेक्टर जेम्स सुलिवन ने भविष्यवाणी की है कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2030 तक उसकी जीडीपी दोगुनी से ज्यादा $60 ट्रिलियन हो जाएगी। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी भीषण जंग 12वें दिन भी जारी रही। संकट को सुलझाने के लिए पश्चिमी देशों की तरफ से इजराइल को समर्थन देने और गाजा में उभर रहे मानवीय संकट के लिए सहायता पहुंचाने के प्रयास भी चल रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इजराइल पहुंचे। बाइडन ने इजरायली नागरिकों पर हमला करने के लिए हमास को इस्लामिक स्टेट से भी बदतर करार दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने गजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले की निंदा तो की, लेकिन इस मुद्दे पर वो नेतन्याहू का बचाव करते नजर आए। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज मिस्र के दौरे पर हैं। उन्होंने राजधानी काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से मुलाकात के दौरान गजा के नागरिकों को मानवीय सहायता पहुंचाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने फ्रांसीसी सदन को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल में हमास के हमलों में मारे गए फ्रांसीसी नागरिकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। ट्यूनीशिया में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के विरोध में मार्च निकाला। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गजा पट्टी पर इजराइल के हमले को नरसंहार करार दिया। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स नागरिक धोखाधड़ी के मुकदमे की सुनवाई में शामिल होने के लिए अदालत पहुंची। सिविल धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मुकदमे में शामिल होने के लिए अदालत पहुंचे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव उत्तर कोरिया की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान सर्गेई उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। जॉर्जियाई राष्ट्रपति सलोम जोराबिचविली सरकार से हुए मतभेद के बाद महाभियोग से बच गई हैं। राष्ट्रपति सलोम ने वर्तमान सरकार को रूस समर्थक बताते हुए नाता तोड़ने की बात कही। वनडे विश्व कप के 16वें मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने अफगानिस्तान के सामने 289 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में अफगान टीम 139 रन बनाकर 34वें ओवर में ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दिया। भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप में अपनी चौथी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। टूर्नामेंट में अपने चौथे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार को बांग्लादेश से भिड़ेगी। क्रिकेट विश्व कप में भारत और बांग्लादेश 4 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें 3 बार भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि 1 जीत बांग्लादेश के नाम रही है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच को लेकर पुणे के प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है। प्रशंसकों को उम्मीद है कि भारतीय टीम अपनी जीत का सिलसिला इस मैच में भी जारी रखेगी। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डिनो ने फुटबॉल की दीवानगी के लिए मशहूर कोलकाता शहर में दुर्गा पूजा महोत्सव का हिस्सा बनने का सुख हासिल किया। रोनाल्डिनो दुर्गा पूजा के पंडाल में नजर आए। रोनाल्डिनो की दीवानगी प्रशंसकों के बीच देखते बनी और हर कोई उनके साथ इस यादगार लम्हे को कैमरे में कैद करता नजर आया। क्रिकेट श्रीलंका ने धनुष्का गुणतिलका पर यौन उत्पीड़न के आरोपों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। इस क्रिकेटर पर ऑस्ट्रेलिया में लगे थे यौन उत्पीड़न के आरोप। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले सेना के खिलाड़ियों को सम्मानित कर चुके हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आपने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। इंग्लैंड ने यूरो 2024 के लिए किया क्वालिफाई। इटली को 3-1 से दी मात। जीत में चमके हैरी केन और मार्कस रैशफोर्ड। हैरी केन ने खेल के 32वें और 77वें मिनट में किया गोल। इंग्लैंड के लिए केन द्वारा गोल करने की संख्या पहुंची 60। डेनमार्क ने यूरो क्वालिफाइंग में सैन मैरिनो को 2-1 से हराया। डेनमार्क की टीम को 2020 के यूरो कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मिली थी हार। स्लोवेनिया की टीम ने उत्तरी आयरलैंड को 1-0 से हराया। स्लोवेनिया की ओर से केरिन ने गोल किया। यूवेंटस के मिडफील्डर निकोलो फैगियोली को इटली फुटबॉल फेडरेशन ने 7 महीने के लिए किया प्रतिबंधित। बैटिंग नियमों की अनदेखी के चलते लगा प्रतिबंध। फ्रांस और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया दोस्ताना मुकाबला रहा फ्रांस के नाम। टीम ने 4-1 से स्कॉटलैंड को दी मात।
फिल्म लियो के हिंदी वर्जन को सेंसर बोर्ड की ओर से यूए सर्टिफिकेट दिया गया है। फिल्म 19 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बहुप्रतीक्षित फिल्म लियो ने रिलीज होने से पहले ही धमाल मचाना शुरू कर दिया है। फिल्म जानकारों के मुताबिक एडवांस टिकट के मामले में लियो ने हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख की फिल्म जवान को पीछे छोड़ दिया है। अब तक लियो के लगभग 16 लाख से अधिक एडवांस टिकटें बिक चुकी हैं। सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी द्वारा अभिनीत फिल्म टाइगर 3 का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है। फिल्म दिवाली के अवसर पर रिलीज होगी। पंजाबी कॉमेडी फिल्म मौजा ही मौजा 20 अक्टूबर को रिलीज होगी। अमिताभ बच्चन, कीर्ति सेनन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म गणपत का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। प्रोमो में टाइगर और कीर्ति शानदार एक्शन करते नजर आ रहे हैं। टाइगर श्रॉफ की बहुप्रतीक्षित फिल्म गणपत को सेंसर बोर्ड की ओर से यूए सर्टिफिकेट जारी किया गया है। फिल्म निर्माताओं ने एक बयान में इसकी जानकारी दी। प्रसारण से पहले ही चर्चित शो कॉफी विद करण सीजन 8 सुर्खियों में है। शो से जुड़े सूत्रों के अनुसार अभिनेता सनी देओल और बॉबी देओल कॉफी विद करण के 8वें सीजन में नजर आएंगे। फिल्म 12वीं फेल का टाइटल सॉन्ग रीस्टार्ट रिलीज हो गया है। अहमदाबाद के एक कॉलेज इवेंट के दौरान हजारों छात्रों के बीच रीस्टार्ट गाने को लॉन्च किया गया। मशहूर टीवी शो झलक दिखला जा का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। प्रोमो के जरिए मेकर्स ने दर्शकों को शो में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की झलक को अनूठे ढंग से दिखाने की कोशिश की है। मलयालम फिल्मों के मशहूर अभिनेता कुंद्रा जॉनी का दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार को निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में कुंद्रा जॉनी को उनके बेहतरीन नेगेटिव किरदारों के लिए जाना जाता है।